नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग गैस लॉ को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। गैस लॉ को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। गैस लॉ यानी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, एवोगाड्रो का लॉ होता है, गैलुसेक लॉ होता है। तो ये सब जो लॉज होते हैं, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिर फिजिक्स में भी पढ़ना है। एकदम कॉमन सा टॉपिक है, आप कहीं से भी पढ़िए। तो मैं इस टॉपिक को स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, उसके अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट मैं गैस इक्वेशन को नहीं लिखूंगा, पहले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गैलुसेक लॉ को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं आइडियल गैस इक्वेशन पर जाऊंगा। हालांकि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गैलुसेक लॉ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सबको पीवी बराबर एनआरटी से सॉल्व किया जा सकता है। बट उसको पढ़ करके अगर उसके बाद हम जाते हैं आइडियल इक्वेशन के पास, तो उसकी एक अलग लेवल का फीलिंग आता है। चैप्टर को समझने में आसान होता है, उसके बाद जो केटीजी आएगा उसको समझने में आसान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले गैस के इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको उसके जो नियम होते हैं चार्ल्स बॉयल्स, उसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए, तो आपको हेडिंग डालना है गैस लॉज। बेसिकली 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा का नाम है चार्ल्स लॉ, तीसरा है गैलुसेक लॉ, चौथा है एवोगाड्रो लॉ। उसके बाद फाइनल आता है आइडियल गैस इक्वेशन। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये जितने भी सवाल बनते हैं सबको आप आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर आप किताबों में देखते होंगे पीवी बराबर एनआरटी लिखा हुआ रहता है, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। ये कैसे आता है, पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, किसका यूनिट क्या है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो अब चलिए बॉयल्स लॉ को देखते हैं। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन और बॉयल्स लॉ का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 चीज़ आपको समझना है और इन 3 चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो समझिए कि बॉयल्स लॉ पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, खासियत होता है ये सब गैस लॉ का। हेडिंग डालना है आपको बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि बॉयल्स के नियम में किसका मान कांस्टेंट होता है, तो बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स के नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस चीज का मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये बात आपको नोट करना है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको बोला जा रहा है के मतलब हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि P में अगर V से गुना करते हैं तो P इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, के। के यानी क्या हो गया, कांस्टेंट। दो अलग अलग सिचुएशन लिया जाए, ऐसे तो हम जानते हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट होगा, और दो अलग अलग सिचुएशन लिया जाएगा तो हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। अगर 3 अलग अलग सिचुएशन लिया जाएगा तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3।
P1 V1 बराबर P2 V2 को इसी को कहा जाता है बॉयल्स इक्वेशन। बॉयल्स इक्वेशन, ठीक है। आपको याद रखना है बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया जाता है, कांस्टेंट आएगा जिसको कहा जाएगा के, और आप जानते हैं कि यहाँ से पीवी बराबर हो जाएगा के यानी कांस्टेंट, तो पीवी बराबर हो गया कांस्टेंट। दो अलग अलग सिचुएशन लिया जाएगा, तो P1V1 बराबर हो जाएगा P2V2 एंड P1V1 बराबर P2V2 इज सेड टू बी बॉयल्स इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बना लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया और इसमें देखा जाएगा कि P का मान को आप जैसे बढ़ाइएगा V का मान कम हो जाएगा, यानी जब P का मान मैक्सिमम होगा तब V का मान मिनिमम होगा, जब V का मान मैक्सिमम होगा तब P का मान मिनिमम होगा, इसलिए आएगा पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है, जहां पर भी मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्मली कहने का मतलब होता है कि टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट रहेगा। अब चलिए ग्राफ बना लेते हैं। P वर्सेस V का ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है और इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एडियाबेटिक का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है एडियाबेटिक। तो जब ग्राफ ऐसे ही बनेगा तो ऊपर वाला जो ग्राफ होता है आइसोथर्मल होता है और इसके नीचे से जो ग्राफ जाता है उसको एडियाबेटिक कहा जाता है। एडियाबेटिक का मतलब होता है देयर इज नो हीट एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनी सिस्टम या इन एनी मीडियम। तो किसी भी मीडियम या किसी भी सिस्टम में अगर गैस के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको कहा जाता है कि एडियाबेटिक है। लेकिन यहाँ पर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का ग्राफ सेम बनता है, तो सेम बनेगा तो जो ग्राफ ऊपर रहेगा उसको आइसोथर्मल कहा जाएगा, जो ग्राफ नीचे रहेगा उसको एडियाबेटिक कहा जाएगा। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए जब प्रेशर का मान मैक्सिमम है तो उस कंडीशन पर देखिए वॉल्यूम का मान हो गया मिनिमम। यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है तो यहाँ पर वॉल्यूम मिनिमम है। जब प्रेशर का मान मिनिमम होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, तो इसी को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ पर कुछ सवाल है उसको करके देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल लिखा हुआ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे ही बोल दे कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वहां पर आपको तुरंत समझना होगा कि बॉयल्स का नियम अप्लाई होगा और कुछ नहीं, मतलब आइसोथर्मली बॉयल्स का नियम अप्लाई होगा, ठीक है। टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मली होगा। आइसोथर्मली यानी कि कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। अब बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, P1V1 बराबर P2V2, यानी कि PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। स्टेटमेंट क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लिखा गया है ए गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीलीटर, यानी कि V1 का मान दे दिया है 200 मिलीलीटर, ठीक है। एट ए प्रेशर ऑफ 0.720 बार, प्रेशर का मान दिया हुआ है 0.720 बार, और ऑलमोस्ट 1 ATM 1 बार के बराबर होता है। एक्यूरेटली बराबर नहीं होता है बट अप्रोक्सीमेटली आपस में बराबर होता है, बराबर। उसके बाद पूछा गया है इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.900 बार, मतलब P2 का मान दिया हुआ है 0.900 बार। व्हाट इज द रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस, V2 पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ से डिसमल और यहाँ से डिसमल खत्म, यहाँ से 0 यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से एक और 0 खत्म हो गया। उसके बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 72, 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो V2 बराबर हो जाएगा 1600 ml, यानी कि 1.6 लीटर।
तो बहुत ही आसान सवाल था और बॉयल्स लॉ पर ऐसे ही सवाल बनते हैं। बिल्कुल P1 V1 बराबर P2 V2 लिख दीजिए, वहां पर 3 चीज का मान दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज निकालना है। लेकिन सवाल को पहचान लेना है कि ये सवाल में बॉयल्स लॉ लगेगा, इस सवाल में चार्ल्स लॉ लगेगा। सबसे बड़ा कलाकारी यही होता है। मतलब जिस किसी ने ये पहचान लिया कि इस क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ लगेगा तो फिर कुछ बचा नहीं हो, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है। कैसे पहचानेंगे? तो सवाल में खुद लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है, इसे आपको पहचानना होता है। चलिए अभी सवाल को बनाते हैं। बड़ा ही स्पेशल सवाल है, IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सवाल को पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ बॉयल्स कांस्टेंट इन एसआई यूनिट फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ गैस एट 1.2 ATM इज। अगर गैस का वॉल्यूम का मान 200 मिलीलीटर है, लिख देता हूं V बराबर है 200 मिलीलीटर। इसका प्रेशर का मान है 1.2 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताना है कि इसका बॉयल्स कांस्टेंट का मान कितना होगा और वो भी ऐसा यूनिट में बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। पॉज करके कीजिएगा तब देखिए कैसे बनेगा। और चूंकि जानते हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, यानी पीवी बराबर के, और इसी के का मान पूछा जा रहा है। पी का मान दिया हुआ है 1.2 ATM इंटू भी का मान दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। ठीक है, यानी क्या हुआ, के बराबर 1.2 इंटू 200 इंटू में 1 ATM इंटू में 1 ml। ठीक, अब चूंकि सब चीज ऐसा ही में लाना है इसलिए ATM को बदलना पड़ेगा पास्कल में, क्योंकि प्रेशर का ऐसे यूनिट होता है पास्कल, और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। क्योंकि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। मतलब कि इकाई यूनिट में जो भी आपका फोर्स का मान लगता होगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रेशर। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। अब 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, बराबर हो जाएगा 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा, इधर आएगा डिवाइड में 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। याद रखना इस बात को, 1 मिलीलीटर बराबर होगा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार से प्रेशर यानी कि P बराबर F/A होता है। यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा उसी को प्रेशर कहा जाता है। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। और 1 ATM बराबर होता है करीब करीब 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है W बराबर FD, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिट देखा जाए तो जूल हो जाएगा और न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो जहां कहीं पर भी आपको न्यूटन मीटर मिले उसके बदले में आप जूल भी लिख सकते हैं। अब चलिए जरा इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। के बराबर गुना कर दीजिए दोनों को, तो 1.2 में 2 से गुना होगा तो 2.4, और इसके साथ है 100, 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। इंटू में 1 ATM लिखा हुआ है, 1 ATM के बदला हम लिख देंगे 10 के पावर 5। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 1 ml, 1 ml के बदला में लिख देंगे 10 के पावर -6। तो के बराबर 24 गुने 10 अब गुने 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 अब गुने 10 के पावर -6, ये दोनों कैंसिल। तो के बराबर करीब करीब आया 24। उसके बाद यूनिट क्या लिखाएगा, क्योंकि ATM को हमने किस में बदल दिया है, पास्कल में, तो यूनिट लिखाएगा पास्कल, और इस ml को किस में बदल दिया है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो के बराबर 24, और इस पास्कल के बदला में लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, INT में हो गया मीटर क्यूब, कट जाएगा। तो के बराबर हो गया 24, यहाँ पर बच जाएगा न्यूटन और यहाँ पर बच जाएगा मीटर, और न्यूटन मीटर के बदला में लिख देंगे जूल। तो
तो के बराबर आ गया 24 जूल। 24 जूल ऑप्शन सी सही होगा। 24.3 लिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल मैंने लिया है। 10 के पावर 5 के आसपास होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है। बाकी ये सही है। और किसी भी परीक्षा में बनाइएगा 10 के पावर 5 पास्कल लेकर के तो बन जाएगा 0.3 और 0.2, 24 के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए 24 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अभी हमने बॉयज फ्लो को कंप्लीट कर लिया, एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट किया है, इस पर अच्छे से सवाल भी बना है। अब हेडिंग डालते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम of any gas is directly proportional to its temperature। ठीक है, चार्ल्स लॉ में किसका मान कांस्टेंट होता है? तो चार्ल्स के लॉ में प्रेशर का मान कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसमें प्रोसेस कैसा होगा? तो जहां कहीं भी प्रेशर का मान कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक कहा जाता है, आइसोबारिक प्रेशर। ठीक है, बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइसोथर्मल हुआ है, यहाँ पर प्रेशर का मान कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रेशर हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट का मान जब प्रेशर रहेगा तो उस समय किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका क्या मतलब होगा? एट प्रेशर बराबर कांस्टेंट, जब प्रेशर का मान कांस्टेंट होगा यहाँ पर तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टेम्परेचर का। सब चीज ऐसा ही में वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो केल्विन में एकदम कंपलसरी है, टेम्परेचर केल्विन में होना ही चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में देगा, मीटर क्यूब में पूछेगा, मतलब जिस भी तरीके से लिया जाएगा वहां पर आपको रिलेट खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको आ जाएगा के, यानी कि v बटा टी बराबर हो गया के, यानी कि v1 बटा टी1 बराबर हो जाएगा v2 बटा टी2। इसी को कहा जाता है चार्ल्स इक्वेशन, चार्ल्स इक्वेशन। ठीक है, चार्ल्स का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। चार्ल्स का नियम में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर का मान कांस्टेंट होता है। चार्ल्स का नियम कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, बॉयल्स का कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल। ये कैसा है? आइसोबारिक। ठीक है, अब इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनेगा। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का मान हमेशा कांस्टेंट है, इसका ग्राफ एकदम सिंपली बनेगा। ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? v बराबर के टी। तो चूंकि y बराबर mx प्लस सी नाम का एक इक्वेशन होता है और आप अभी 11th क्लास में होंगे तो इसलिए आपको अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया गया होगा, इसलिए मैं y बराबर mx प्लस सी पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मालूम होता तो मैं इसको बता देता। y बराबर mx प्लस सी का मतलब होता है कि यहाँ पर y और x के बीच ग्राफ बनाया जाएगा जिसका स्लोप होगा m और c होता है y इंटरसेक्ट। तो जहां पर c का मान 0 होता है वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब y बराबर mx हुआ जो कि लिखा हुआ है v बराबर के टी। यहाँ पर स्लोप किसके बराबर हो गया? k के बराबर हो गया। खैर वो अलग बात है, इतना याद रखिएगा ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इस पॉइंट पर आइए, चाहे इस पॉइंट पर आइए, चाहे इस पॉइंट पर आइए, किसी भी पॉइंट पर v बटा टी का मान हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा होता है स्लोप के बराबर, और स्लोप को डिनोट किया जाता है m से, और यहाँ पर स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? k के। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर देखिएगा तो v बटा टी का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। तो बस यही होता है चार्ल्स लॉ, बस इतना पढ़ लीजिएगा तो चार्ल्स लॉ का कैसा भी सवाल आपसे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को खुद से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाए तो कमेंट में एकदम बता दीजिए कि इसका एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा। सवाल IIT जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
लिखा गया है ए गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 500 ml। वॉल्यूम का मान दे दिया है 580 ml है एट 17 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का मान है 17 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं टेम्परेचर को रखना है, सवाल को हमेशा केल्विन में रख करके बनाना है। क्योंकि यहाँ पर आप जितना भी चीज़ पढ़िएगा, चाहे आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़िए, चाहे केटीजी पढ़िए, चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, चाहे इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। कैपिलरी राइज, जिसको कैपिलरी राइज हो गया, और भी उसमें आता है। थर्मोडायनेमिक्स के आसपास ही आता है। तो वहां पर टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना पड़ता है। और टेम्परेचर का जो सेल्सियस यूनिट है ये छोटे क्लास में यूज किया जाता था, लेकिन इसके बाद 10th जैसे पास करते हैं उसके बाद जितना भी सारा टेम्परेचर वाला टर्म आता है अक्सर वहां पर केल्विन ही लिया जाता है। तो सिंपल से 273 जोड़ देंगे तो ये बदल जाएगा केल्विन में। तो 17 में 273 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 273 प्लस 17, 7 3 10, 290 हो जाएगा। तो टेम्परेचर का मान दिया हुआ है 290 केल्विन। देखिए, इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सवाल में कहा जा रहा है कि आप चार्ल्स का इक्वेशन यूज कीजिए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। T2 का मान दे दिया गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 273 में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है कि उस समय उसका वॉल्यूम कितना होगा, V2 पूछा जा रहा है। चार्ल्स इक्वेशन से हम जानते हैं कि V1 बटा T1 बराबर होता है V2 बटा T2। ठीक है, V1 का मान दिया हुआ है 580 ml और T1 का मान दिया हुआ है 290 बराबर। V2 का मान निकालना है, T2 का मान दिया हुआ है 373। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा। तो V2 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 746 ml। तीन दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 746 ml। 1 मिनट, वॉल्यूम का मान 580 ml है। उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस है, इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 580, 17 डिग्री सेल्सियस, 290, 273 में 17 7 3 10, 7 1 8 1 9। ठीक है, यहाँ भी क्लियर है। T2 का मान 100 है तो 273 में 100 जोड़ा जाएगा तो 373 हो जाएगा। V2 पूछा जा रहा है, V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। V1 का मान 580 है, T1 का मान है 290 बराबर। V2 का मान निकालना है, T2 का मान हो जाएगा 373। ठीक है, 29 दूना 58, V2 बराबर 3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 V2 बराबर 746 में। ठीक है, ऑप्शन में 746 है ही नहीं, आई थिंक। हाँ, ऑप्शन ए में 764 नहीं है, यहाँ पर 746 लिखा हुआ है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 746 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जरा देखते हैं अगला इक्वेशन, जिसका नाम होता है कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, कंबाइंड गैस इक्वेशन में चार्ल्स और बॉयल्स दोनों को एक साथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा इसमें? बॉयल्स प्लस चार्ल्स, दोनों को मिलाकर के जो इक्वेशन बनता है उसको कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं। पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, अब V बटा टी बराबर कांस्टेंट होता है, तो दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो पीवी बटा टी बराबर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको लिखा जाता है P1 V1
बट्टा T1 बराबर P2V2 बट्टा T2। ठीक है, इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब इस पर नीट का एक सवाल लिखा हुआ है, मतलब नीट के प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा गया है जो यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सवाल क्या है। when the pressure of 5 liter of N2 is doubled, then its temperature is raised from 300 Kelvin to 600 Kelvin. The final volume of a gas would be ऑप्शन ए 10 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, ऑप्शन सी 15 लीटर, ऑप्शन डी 20 लीटर। अभी नीट के प्रीवियस ईयर में एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट ईयर का पूछा हुआ सवाल, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना, एकदम रिसेंट ईयर पूछा हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका कितना आंसर आएगा? अक्सर जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 10 आता है, जो कि गलत है। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर लगेगा कंबाइंड गैस इक्वेशन, यहाँ पर प्रेशर भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया और साथ ही साथ टेम्परेचर भी दे दिया। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जब तीनों एक साथ आ जाए तो वहां पर आपको कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? P1V1 बट्टा T1 बराबर P2V2 बट्टा हो जाएगा T2। ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑफ 5 लीटर, मतलब कहीं ना कहीं V1 का मान दे दिया है 5। ठीक है, मतलब वो 5 लीटर N2 के प्रेशर को क्या किया जाता है? डबल किया जाता है। तो लेटर सपोज इनिशियली प्रेशर का मान है P, तो टेम्परेचर हो जाता है 300 से 600, यानी कि शुरुआत में टेम्परेचर कितना है? 300। अब जानते हैं बाद में प्रेशर को दोगुना किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2P। तो पूछा जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि हमसे V2 पूछा जा रहा है और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया था? 600। अब एकदम इसको सॉल्व कीजिए, एकदम इजीली सवाल बन जाएगा। और सवाल कहाँ पूछा है? नीट में पूछा हुआ है। 4 नंबर, नीट में एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। 4 नंबर मिल जाएगा। P से P खत्म, 00 से 00 खत्म, ये 2 बार में, और यहाँ 2 से 2 खत्म। तो सिंपली V2 बराबर आ गया 5 लीटर। बहुत ही आसान सवाल। अब चलिए, अब 2 छोटे छोटे गैस के लॉज हैं जिनको कहा जाता है गैलुसेक लॉ, उसके बाद होता है एवोगाड्रोज लॉ। दोनों के ही साथ निपटा लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा गैलुसेक लॉ, ठीक है। उसके बाद होगा एवोगाड्रो लॉ। ठीक, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। गैलुसेक का, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मान कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि P बराबर हो जाएगा KT, यानी कि P बटा T बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब P1 बटा T1 बराबर हो गया P2 बटा T2। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। जहां कहीं भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्या कहा जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है,
अब देखिए अवोगाड्रोस लॉ में क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल। यहां पर दो चीज कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब समझते हैं यहाँ पर V बटा N बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि V1 बटा N1 बराबर V2 बटा N2। ठीक है, यही होता है अवोगाड्रो लॉ और ये क्या होता है, गैलो-सैक लॉ। तो वीडियो का लेंथ आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका जो अगला सेक्शन होगा, ये गैसियस स्टेट का पार्ट 1 है, इसका जो अगला सेक्शन होगा वो आ जाएगा आपका आइडियल गैसिफिकेशन पर। कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा आपको क्या चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा है, इसमें क्या समझ में आया, इसमें कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा है, और जिस भी टॉपिक को आप वीडियो के तौर पर देखना चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तुरंत बना करके आपको भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।